दोस्तों, जैसा कि हम वाक्य के टॉपिक को पढ़ रहे थे और रचना के आधार पर हमारा अर्थ के आधार पर खत्म हो गया एक तो, और दूसरा रचना के आधार पर खत्म हो गया। इन दोनों आधारों पर हमने वाक्य के प्रकार को खत्म कर लिया था। अब तीसरा प्रकार है वो है वाच्य के आधार पर वाक्य के प्रकार। ठीक है, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें पहला तो है कर्तृवाच्य, ठीक है, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। ठीक है, तो वाच्य होता क्या है, पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि वाच्य होता क्या है। वाच्य का मीनिंग होता है वॉइस, ठीक है, ध्वनि, जो कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस, कर्तृवाच्य। ठीक है, वाच्य होता क्या है इसको हम देख लेते हैं पहले कि क्रिया का कर्ता, कर्म और भाव के, क्रिया का क्या, क्रिया कैसे, क्रिया का कर्ता, कर्म और भाव के वचन और लिंग के अनुसार, किसके अनुसार, क्रिया कैसे बने, या तो कर्म के अनुसार आए, या कर्ता के अनुसार आए, या भाव के अनुसार आए। क्रिया या तो कर्ता के अनुसार हो, या कर्म के अनुसार हो, या भाव के अनुसार हो। अगर क्रिया इनके अनुसार हो तो उसके वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होना क्या हो जाता है, वाच्य कहलाता है। क्रिया का कर्ता, कर्म और भाव के वचन और लिंग के अनुसार, मतलब कर्ता का जैसा लिंग हो वैसा ही क्रिया का लिंग हो, कर्म जैसा हो वैसा ही वचन और लिंग हो। ठीक है, अगर कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। जैसा भाव हो उस भाव के अनुसार ही वचन और लिंग प्रयुक्त हो। ठीक है, तो क्या कहलाएगा दोस्तों, वाच्य कहलाएगा। ठीक है, ये अलग से टॉपिक भी है, इसको अलग से भी हम पढ़ेंगे और इसको हम देखेंगे भी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा वाच्य किसे कहते हैं कि क्रिया का कर्ता, कर्म और भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होना क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। ठीक है, कि कर्ता की जैसा वचन हो और जैसा लिंग हो वैसा ही क्रिया का लिंग और वचन होना चाहिए। जैसा कर्म का लिंग और वचन हो वैसा ही क्रिया का होना चाहिए, ऐसे ही भाव के लिए। ठीक है, तो पहला हम पढ़ रहे हैं कर्तृवाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य में क्या होगा कि कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही क्रिया का लिंग और वचन होगा, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसका केवल यह है कि जहाँ क्रिया कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार आती है, क्या हो जाएगा इसका, जहाँ क्रिया कर्ता के वचन व लिंग के अनुसार आती है, तो वो क्या हो जाता है, उसे क्या कह देते हैं हम, कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, कर्तृवाच्य वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, जहां पर क्रिया किसके अनुसार आए, क्रिया किसके अनुसार आए, कर्ता के अनुसार आए। ठीक है, क्रिया में कर्ता के अनुसार ही वचन हो, कर्ता के अनुसार ही लिंग हो, तो वो क्या हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, वो हो जाता है कर्तृवाच्य वाक्य हो जाता है। पहचान के लिए हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि पहचान कैसे करें इसकी। तो पहचान ऐसे करेंगे, कर्ता का लिंग और वचन परिवर्तित करने पर क्रिया का भी लिंग और वचन परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कि पहचान क्या हो जाएगी इसकी, कि कर्ता का लिंग और वचन परिवर्तित करने पर, लिंग व वचन परिवर्तित करने पर क्रिया का भी लिंग और वचन परिवर्तित हो जाता है। तो क्या होता है, क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। क्या होता है, क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। अगर कर्ता का लिंग और वचन परिवर्तित किया तो क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, इसमें एक ट्रिक भी कह सकते हैं हम उसको, या एक फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि कर्ता के साथ जो कारक, जीरो कारक चिन्ह होगा, जीरो
ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है कि कर्ता के साथ जीरो कारक चिन्ह हो तो वो क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जीरो कारक चिन्ह का मतलब हुआ कि उसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा। कर्ता के साथ अगर कोई भी कारक चिन्ह नहीं हो, क्या होगा, कोई भी कारक चिन्ह नहीं हो, कर्ता प्लस कोई भी कारक चिन्ह नहीं हो। ठीक है, जीरो कारक चिन्ह का मतलब होगा कि कोई भी कारक चिन्ह ना हो, तो वो कौन सा वाक्य हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या। तो हमने क्या पढ़ा कि कर्ता के साथ जीरो कारक चिन्ह का मतलब होता है कि कोई भी कारक चिन्ह ना हो, तो वो क्या होगा दोस्तों, कर्तृवाच्य होगा। अर्थात कर्ता में कर्ता का लिंग और वचन परिवर्तित करने पर क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है, तो वहां क्या हो जाता है, कर्तृवाच्य वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने उदाहरण लिखा, सीता भोजन पका रही है। ठीक है, इसमें कर्ता सीता है। ठीक है, क्रिया क्या हो गई, पका रही है। ठीक है, ये भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो क्रिया भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। अब हमने मान लो, हमें पता कैसे लगे कि ये कर्ता को चेंज करके देख लो। जैसे कर्ता हमने सीता की जगह क्या रख दिया, राम रख दिया, तो वाक्य क्या हो जाएगा, राम भोजन पका रहा है। ठीक है, तो राम क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, तो क्रिया भी क्या हो गई, पुल्लिंग हो गई। तो क्या हुआ, राम जैसे ही परिवर्तित हुई स्त्रीलिंग से ये पुल्लिंग करा तो क्रिया भी पुल्लिंग हो गई। तो इससे हमें क्या पता लग गया, इसे हम क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य वाक्य कहते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, हम एक उदाहरण से और पढ़ने का प्रयास करते हैं इसको। जैसे हमने उदाहरण लिया कि राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, हमने लिखा, तो एक पुल्लिंग है यहाँ पर कर्ता, क्रिया भी पुल्लिंग है, तो हमने इसका लिंग चेंज किया, रमा पुस्तक पढ़ती है, तो ये भी चेंज हो गया। इसलिए कौन से वाक्य हो गए, कर्तृवाच्य वाक्य हो गए। ठीक है, और भी हम ले लें, जैसे कोई सा भी हम लिख सकते हैं इसमें। जैसे हमने लिखा, क्रिया कौन से के अनुसार आ गई, कर्ता के अनुसार आ गई, तो कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य वाक्य हो गया। ठीक है, जैसे हमने लिखा कि एक हम लिखते हैं कि सीता ने भोजन पकाया। ठीक है, अब देखो, सीता ने हमने लिंग चेंज कर दिया, मान लो यहाँ लिख दिया हमने, राम ने भोजन पकाया। ठीक है, हमने यहाँ पर लिंग चेंज करा, ये स्त्रीलिंग थी, इसको हमने पुल्लिंग कर दिया, तो भी क्रिया चेंज नहीं हुई, ये भी भोजन पकाया, यहाँ भी भोजन पकाया, तो ये कौन सा हो गया, ये कर्तृवाच्य नहीं होगा। ये वाक्य कौन सा नहीं होगा, ये वाक्य कर्तृवाच्य वाक्य नहीं होगा। ठीक है, कर्तृवाच्य वाक्य नहीं होगा। हम रख के देख सकते हैं कि अगर कर्ता चेंज करने पर क्रिया चेंज हो जाती है, जब तो कर्तृवाचक वाक्य है। जैसे यहाँ हो गई, राम की जगह हमने रमा रखा तो क्रिया चेंज हो गई। यहाँ हमने सीता ने भोजन पकाया, इसको रखा, सीता की जगह राम रख दिया, राम ने भोजन पकाया, दोनों क्रियाएं सेम है, इसका मतलब ये कर्तृवाचक वाक्य नहीं है। तो कहने का क्या अर्थ हुआ दोस्तों, कि हम कर्ता को परिवर्तित करके इस बात को हम चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रही है क्रिया कर्ता के बाद। अगर कर्ता चेंज होते ही क्रिया चेंज होती है, तब तो वो कर्तृवाच्य वाक्य होगा। अगर कर्ता चेंज करने के बाद भी क्रिया चेंज नहीं होती है, तो वो कर्तृवाचक वाक्य नहीं होगा। ठीक है, देखो हम एक उदाहरण से और देखो, हमने इस उदाहरण के द्वारा पढ़ा कि जैसे हमने यहाँ पर इस उदाहरण में कि सीता ने भोजन पकाया, हमने कर्ता चेंज करा, राम ने भोजन पकाया, तो क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कर्तृवाच्य वाक्य नहीं है। ठीक है, एक उदाहरण और
समझने का प्रयास करते हैं एक उदाहरण से। और हम देखिए, मोहन सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें क्या है, कर्ता मोहन है और क्रिया क्या है, पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे हमने इसका लिंग परिवर्तित किया, ठीक है, जैसे हमने इसके कर्ता का लिंग परिवर्तित किया, हमने लिखा ममता सुबह से पुस्तक पढ़ रही है, तो ये चेंज हो गया, ये पुल्लिंग था मोहन, ठीक है, ये स्त्रीलिंग करा हमने, तो क्रिया भी क्या हो गई दोस्तों, ममता के करते ही स्त्रीलिंग हो गई। अब हमने इसका वचन भी चेंज कर दिया मान लो, ठीक है, ये सब एक वचन थे, यहाँ पर हमने अब इसी उदाहरण में हमने क्या किया दोस्तों, इसी उदाहरण में हमने वचन चेंज कर दिया। यहाँ पर लिख दिया हमने रमा और मोहन सुबह से पुस्तक पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर जैसे हमने एक वचन था ये, इसको हमने जैसे बहुवचन में परिवर्तित किया, ठीक है, वचन परिवर्तित किया तो क्या हो गया, बहुवचन की ही क्रिया हो गई। ये एक वचन क्रिया थी, बहुवचन की होगी कि रमा और मोहन सुबह से पुस्तक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये आपके कृतवाच्य है जो ठीक तरह से समझ आ गया होगा। और इसका जो मैंने आपको बताया है मेन जो फॉर्मूला जो आपको बताया था कि क्या होगा, कर्ता के साथ कर्ता प्लस जीरो कारक चिन्ह, ये भी मैंने आपको बता दिया। देखो इसमें भी कारक चिन्ह नहीं है, सीता ने भोजन पकाया इसमें है तो एक कृतवाच्य वाक्य है ही नहीं। ये दो जगह से हमको इसका पता लग रहा है कि कर्ता चेंज करने पर इसमें परिवर्तित नहीं हुई क्रिया, ऐसे भी कृतवाच्य नहीं है। और हम ऐसे देखें तो हमने क्या बताया कि कर्ता के साथ जीरो कारक चिन्ह अर्थात कोई सा भी कारक चिन्ह नहीं होगा, इसमें कारक चिन्ह आ रहा है कर्ता ने। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो इस प्रकार से भी ये कृतवाच्य वाक्य नहीं होगा। इसमें देखो कोई कारक चिन्ह नहीं है, मोहन सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, कोई कारक चिन्ह नहीं है कर्ता के साथ, इसके साथ भी कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं है, ममता के साथ, राम और मोहन के साथ भी कोई कारक चिन्ह नहीं अर्थात जीरो कारक चिन्ह है। इसलिए कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये भी तीनों कौन से वाक्य होंगे दोस्तों, ये तीनों वाक्य होंगे कर्तृवाचक वाक्य। ठीक है, कर्तृवाचक वाक्य होंगे ये। ठीक है, आशा करता हूं आपको यहाँ तक जो हमने पढ़ाया है कृतवाचक वाक्य वो ढंग से समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखो दूसरा हमने देखा कर्मवाच्य वाक्य। ठीक है, कर्मवाच्य वाक्य जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि जब क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त हो तो वो कौन सा हो जाता है, कर्मवाच्य हो जाता है। ठीक है, कर्मवाच्य वाक्य जहाँ क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त हो तो क्या हो जाता है, कर्मवाच्य वाक्य हो जाता है। ठीक है, इसमें पहचान देखिए आप, पहचान में क्या आएगा कि कर्म का लिंग और वचन परिवर्तित करने पर क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है, तो वहां क्या हो जाता है, कर्मवाच्य वाक्य हो जाता है। इसमें भी एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक क्या है ये कि कर्ता के साथ कौन सा कारक चिन्ह आता है, ने कारक चिन्ह आता है, तो कौन सा हो जाता है, कर्मवाच्य वाक्य हो जाता है। कौन सा वाक्य हो जाता है, कर्मवाच्य वाक्य हो जाता है अगर कर्ता के साथ कौन सा कारक चिन्ह आए, ने कारक चिन्ह आता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ये अधिकतर ये ट्रिक काम करती है। जैसे हमने उदाहरण लिया पहला कि राहुल ने पत्र लिखा, क्या लिया हमने उदाहरण कि राहुल ने पत्र लिखा। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका कर्ता है जिसको चेंज किया, ये पुल्लिंग था हमने इसको स्त्रीलिंग कर दिया सीता, तो सीता ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर भी पत्र यहाँ पर भी पत्र, तो क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, कर्ता को चेंज करने पर क्रिया में परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब कृतवाच्य तो ये है नहीं वाक्य। ठीक है, कौन सा वाक्य नहीं है, कृतवाच्य वाक्य तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने कर्ता को चेंज करके देख लिया। अब जब कर्ता को हमने चेंज करके देखा और इसमें परिवर्तन नहीं हुआ क्रिया में, तो हम अब क्यों ना कर्म को चेंज करके देखें। परिभाषा तो यही है कि जहाँ क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त हो, जब हम कर्म का वचन और लिंग परिवर्तित करें तो क्रिया भी परिवर्तित हो जाए। तो हमने पत्र की जगह क्या रखा है यहाँ पर स्त्रीलिंग में, हमने रख दिया चिट्ठी।
तो यहाँ पर क्या हो गया, राहुल ने चिट्ठी लिखी। ठीक है, राहुल ने क्या करा, चिट्ठी लिखी। तो वचन जो आपका कर्म है उसके अनुसार क्रिया आ गई। कर्म स्त्रीलिंग था इसलिए क्रिया भी क्या आ गई, स्त्रीलिंग आ गई। इसलिए ये कौन सा वाक्य हो गया, ये वाक्य हो गया कर्मवाच्य वाक्य। ठीक है, जैसे सीता ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया। ठीक है, राम ने गाना। देखो एक और हम देख लेते हैं, एक और उदाहरण से हम समझने का प्रयास। देखिए कर्मवाच्य का हम एक दो उदाहरण और देखते हैं, एक दो उदाहरणों से और समझने का हम प्रयास करेंगे कि हमने क्या पढ़ा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा। कर्मवाच्य का हम एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिखा सीता ने खीर खाई। तो पहली बात तो हमने फॉर्मूला लगा ही दिया था कि कर्ता प्लस ने कारक चिन्ह बराबर क्या हो जाता है, कर्मवाच्य वाक्य का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में ने कारक चिन्ह है। ठीक है, तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो सीता ने खीर खाई, यहाँ पर कर्म क्या है, खीर। तो कर्म के अनुसार ही क्रिया आ गई। ठीक है, ये कर्म है, इसी के अनुसार क्रिया आ गई, खीर खाई। खीर स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग है। यहाँ हमने इसका कर्ता चेंज करा, राम ने खीर खाई, तो अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्रिया के अनुसार ही, कर्म के अनुसार ही क्रिया आ गई यहाँ पर भी। ठीक है, इसलिए ये कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य नहीं है। कर्तृवाच्य होता तो एक तो इसमें कारक चिन्ह नहीं होता, दूसरा अगर हम कर्ता को चेंज करते तो क्रिया अपने आप चेंज हो जाती। ठीक है, अब हमने देखो यहाँ पर वचन चेंज कर दिया, कमल और सीता ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, वचन चेंज करने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्रिया पे। ठीक है, वो का वही ने आ रहा है, और पुस्तक पढ़ी, दोनों में ही पुस्तक कर्म है वो स्त्रीलिंग है, और पढ़ी वो भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया। उसमें एक महत्वपूर्ण बात और लिख लेना आप कि कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो हमेशा, कर्मवाच्य वाक्यों में क्रिया सदैव, ये मोस्ट बात है, सकर्मक आती है। क्या होगा, क्रिया सकर्मक ही होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्रिया सकर्मक होगी तभी वाक्य बढ़ेगा आगे कर्म। ठीक है, कर्म के लिए क्या होगा, क्रिया का सकर्मक होना अनिवार्य शर्त है कि क्रिया सकर्मक ही होगी। ठीक है, देखिए अगला है दोस्तों अपना भाववाचक वाक्य। तो इसमें क्या होगा, क्रिया किसके अनुसार चेंज होगी, भाव के अनुसार वचन और लिंग आएगा। भाव के अनुसार वचन और लिंग, भाव के वचन और लिंग के अनुसार आए वहां पर भाववाच्य वाक्य होता है। क्रिया किसके अनुसार आए, जहां पर क्रिया किसके अनुसार आए, भाव के वचन और लिंग के अनुसार आए। ठीक है, मतलब क्रिया किसके अनुसार आए, क्रिया आए भाव के वचन और लिंग के अनुसार। भाव के वचन और लिंग के अनुसार आए तो क्या हो जाएगा, भाववाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी पहचान क्या है कि पहले कर्ता आए, कर्ता के बाद से कारक चिन्ह आए। ठीक है, कारक चिन्ह कौन सा है, से कारक चिन्ह आए, उसके बाद क्रिया है, उसके बाद नकारात्मक या सकारात्मक शब्द हो। जैसे हमने लिखा राम से पढ़ा नहीं जाता, तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा है, से कारक चिन्ह आ गया। ठीक है, फिर क्रिया क्या आ गई, क्रिया हो गई पढ़ा नहीं जाता, ये क्रिया आ गई। ठीक है, राम से पढ़ा नहीं, नहीं क्या हो गया, नकारात्मक शब्द हो गया। ठीक है, पढ़ा नहीं जाता तो क्या हो गया, कर्ता हो गया राम, से पढ़ना क्रिया हो गई, और नहीं जाता ये क्या हो गया, नकारात्मक शब्द हो गया। ऐसे सीता से पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, सीता पढ़ा नहीं जाता क्रिया हो गई, नहीं नकारात्मक शब्द हो गया। ऐसे इसमें रामी से उठा नहीं जाता, ये कर्ता हो गया, से कारक चिन्ह हो गया, उठना क्या हो गया, क्रिया हो गई, और नहीं क्या हो गया, नकारात्मक शब्द
हो गया, ठीक है। और ये क्या होता है कि भाववाचक वाक्य में कर्ता की सक्षमता और असक्षमता का पता लगता है। मतलब भाव से क्या पता लगता है, कर्ता के सक्षम होने का, सक्षम मतलब और असक्षम, सक्षमता और असक्षमता का पता लगता है, ठीक है। सक्षमता मतलब कि वो जो करता है वो उस कार्य को कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब बात वही है सकारात्मकता का और नकारात्मकता का। मतलब कि कार्य को करता है कि नहीं करता है, ये शब्द का पता लगता है उसकी सक्षमता का। जैसे रानी से उठा नहीं जाता, मतलब रानी से उठा नहीं जाता मतलब वो सुबह उठने में, जल्दी उठने में वो असक्षम है। क्या है, असक्षम है वो सुबह उठने में जल्दी, ठीक है। ऐसे वो क्या कह रहा है, सीता से पढ़ा नहीं जाता, सीता पढ़ने में असक्षम है, ठीक है। तो जैसे कहे राम से गुस्सा नहीं हुआ जाता, तो राम क्या गुस्सा नहीं होता, वो एक शील स्वभाव का व्यक्ति है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये टॉपिक है भाववाचक वाक्य का, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा देखो थोड़ा सा, ये मैं आपको बता देता हूँ। रचना के आधार पर वाक्य पढ़ लिए, ठीक है। अर्थ के आधार पर पहले ही पढ़ लिए थे जो 8 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के पढ़ लिए, और आज हमने वाच्य के आधार पर भी वाक्य पढ़ लिए जो कि 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें हमने पहला पढ़ा था कृत्रिवाच्य, ठीक है। दूसरा पढ़ा था कर्मवाच्य, तीसरा पढ़ा था हमने भाववाच्य, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा वाच्य का टॉपिक खत्म होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। क्रिया अगर कर्ता के अनुसार आती है तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार आती है तो कर्मवाच्य, और भाव के अनुसार आती है तो भाववाच्य होता है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। मैं आपको बता देता हूँ ये टॉपिक आपके लिए सभी एग्जामों में लगभग समान महत्व का रखेगा, समान रूप से महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। चाहे वो DSSB का एग्जाम हो दोस्तों, चाहे आपके RPSC का एग्जाम हो, LDC का हो, टीचर का हो, ठीक है ना, UP टेट का हो, हरियाणा टेट का हो, हिंदी की ग्रामर से संबंधित हर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, नमस्ते।